हेलो एवरीवन। आज हम अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म फंडामेंटल अकाउंटिंग इसमें डिस्कस करेंगे। तो देखिए, अगर हम एक पार्टनरशिप फर्म की बात करें तो पार्टनरशिप फर्म इज़ एन एसोसिएशन ऑफ टू और मोर पर्सन्स टू कैरी अ लीगल बिजनेस टू शेयर इट्स प्रॉफिट एंड लॉसेस। और जो पर्सन बिजनेस को ज्वाइन करते हैं दे इंडिविजुअली आर नोन एज पार्टनर और कलेक्टिवली दे आर नोन एज फर्म। तो पार्टनरशिप बिजनेस क्या है? एक एसोसिएशन है टू और मोर पर्सन्स की जो किसी लीगल पर्सन को लीगल बिजनेस को जो है वो करने के लिए एग्री होते हैं। क्यों? ताकि वो प्रॉफिट एंड लॉस को शेयर करें। और जो पर्सन बिजनेस को इकट्ठा होकर ज्वाइन करते हैं उन पर्सन्स को इंडिविजुअली तो पार्टनर बोला जाता है, जैसे कि ए और बी है, इंडिविजुअली दे आर पार्टनर्स बट कलेक्टिवली जब ये दोनों ए बी फर्म में आ जाते हैं देन दिस इज नोन एज फर्म। उसके बाद हम बात करें तो जो पार्टनरशिप एक्ट है हमारे पास 1932, उसके सेक्शन 4 में जो है बोला गया है द पार्टनरशिप इज द रिलेशन बिटवीन टू और मोर पर्सन्स हु हैव एग्री टू शेयर द प्रॉफिट ऑफ business carried on by all or any of them acting for all। तो इसकी डेफिनेशन क्वेश्चन आ जाता है कि पार्टनरशिप एक्ट जो है वो कब दिया गया, और दूसरा पार्टनरशिप एक्ट की डेफिनेशन कौन से सेक्शन में दी गई है, 4 में। इसके अकॉर्डिंग पार्टनरशिप क्या है? एक ऐसा एसोसिएशन ऑफ पर्सन है जिसमें दो या दो से ज़्यादा पर्सन्स किसी बिजनेस के प्रॉफिट एंड लॉस को शेयर करने के लिए एग्री होते हैं, और उस बिजनेस को क्या है, ए और बी दोनों मिलकर, ठीक है, या अकेला जो है वो दोनों के लिए काम करके जो है वो चला सकता है। उसके बाद एलिमेंट्स आते हैं कि पार्टनरशिप बिजनेस में क्या क्या एसेंशियल चीज़ें होनी चाहिए। एटलीस्ट 2 पर्सन होने चाहिए और दोनों के बीच में एग्रीमेंट से क्वेश्चन आ जाता है कि पार्टनरशिप डीड जो है ये कंपलसरी है या नहीं। तो जो पार्टनरशिप का जो बिजनेस का जो एग्रीमेंट होता है इट कैन बी ऑरल और रिटन, ठीक है, ऑरल और रिटन दोनों हो सकता है, लीगली जो है दोनों तरह का हो सकता है। बट अगर हमने रिटन एग्रीमेंट किया है तो क्या होता है कि बिजनेस में अगर कोई इशू हो जाता है या फिर हमें कोर्ट में जाना पड़ता है तो इसको एज एविडेंस जो है हम यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अगर मौखिक हमने डिसाइड किया है कि इसको क्या प्रॉफिट मिलेगा, कितनी रेशियो में जो है प्रॉफिट एंड लॉस शेयर करना पड़ेगा, तो फिर उस चीज़ को प्रूव करना मुश्किल हो जाता है, बाकी कोई इशू नहीं है। पार्टनरशिप फर्म में ए और बी दो लोग या इससे ज़्यादा लोग जो है बिजनेस को जो स्टार्ट करने के लिए माने हैं तो वो बिजनेस कैसा होना चाहिए, लीगल बिजनेस। इलीगल बिजनेस को शुरू करने के लिए दो और दो से ज़्यादा लोग इकट्ठे हुए हैं तो उस बिजनेस को हम पार्टनरशिप एक्ट के अंडर नहीं ला सकते। प्रॉफिट शेयरिंग, इसमें बोला गया है कि जो पर्सन जो है पार्टनरशिप फर्म में काम करते हैं दे विल शेयर द प्रॉफिट एज वेल एज लॉस बोथ इन द बिजनेस इन देयर पार्टिकुलर रेशियो। म्यूचुअल एजेंसी है, ए और बी जो है जब किसी बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए एग्री हुए हैं तो वो म्यूचुअली जो है माने हैं आपसी परस्पर, ठीक है, उनमें बात हुई है, माने हैं, तो एक दूसरे को जो है वो अगर एक दूसरे को ब्लेम नहीं कर सकते कि आपने मुझे फोर्सफुली बोला था। दूसरी बात जो है ये म्यूचुअल एजेंसी होती है, पार्टनरशिप फर्म एक म्यूचुअल एजेंसी होती है। ए और बी जो है ये ये फर्म है तो इस फर्म के लिए एज एजेंट काम करेंगे, और दूसरा जो है प्रिंसिपल की भूमिका भी ये निभाते हैं, क्योंकि ए ने अगर कोई डिसीजन लिया और बी को वो कोई डिसीजन पसंद नहीं आया तो जो बी है, ठीक है, बी एक मुखिया के तौर पे ए को बोल सकता है कि भाई आपने जो डिसीजन लिया आई एम नॉट एग्री विद दैट काइंड ऑफ डिसीजन सो थिंक अबाउट टू चेंज द डिसीजन। उसके बाद नंबर ऑफ पार्टनर्स की बात करें, द मिनिमम लिमिट ऑफ द पार्टनर्स इन द फर्म इज 2 और मैक्सिमम इज इन बैंकिंग 10 और इन अदर बिजनेस 20। क्वेश्चन आ जाता है 2 मार्क्स में यहाँ से। नंबर ऑफ पार्टनर्स तो मिनिमम तो पता है 2, बाकी मैक्सिमम में जो बैंकिंग बिजनेस है उसमें होती है 10 और अदर बिजनेस में होती है मैक्सिमम 20 हो सकती है, ठीक है। पार्टनरशिप डीड क्या होती है? हमने बोला ना इसको हम साझेदारी संविदा बोलते हैं। पार्टनरशिप जब दो पार्टनर्स के बीच में जो पार्टनरशिप एग्रीमेंट होता है ना उसको पार्टनरशिप डीड बोला जाता है। तो पार्टनरशिप डीड इज फॉर्म्ड बाय एन एग्रीमेंट, द एग्रीमेंट कैन बी ऑरल और रिटन। क्वेश्चन आता है यहाँ से पार्टनरशिप एग्रीमेंट कैन बी ऑरल और रिटन,
सी नन ऑफ द अबव एंड डी बोथ ऑफ दीज। तो इट कैन बी ऑरल, इट कैन बी रिटन। और उसके बाद बोला है दो द लॉ डज नॉट एक्सप्रेसली रिक्वायर दैट देयर शुड बी एन एग्रीमेंट इन रिटन बट एब्सेंस ऑफ रिटन एग्रीमेंट मे बी सोर्स ऑफ प्रॉब्लम इन मैनेजिंग द अफेयर ऑफ पार्टनरशिप बिजनेस। अगर एग्रीमेंट नहीं है तो पार्टनरशिप बिजनेस में को मैनेज करना हमारे लिए मुश्किल हो जाता है। अब जो पार्टनरशिप डीड होती है एक तरह का एग्रीमेंट होता है, और जब भी जैसे हम कोई फॉर्म भरते हैं ना उसमें कॉलम दिए होते हैं, तो इन द सेम सेंस पार्टनरशिप बिजनेस में जब हम पार्टनरशिप डीड बनाते हैं तो उसमें कॉलम दिए होते हैं, लाइक नेम ऑफ द फर्म, नेम एंड एड्रेस ऑफ द पार्टनर, नेचर एंड प्लेस ऑफ द बिजनेस, ड्यूरेशन ऑफ पार्टनरशिप, डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ पार्टनरशिप, पार्टनरशिप कब शुरू हुई, अमाउंट ऑफ कैपिटल कंट्रीब्यूटेड बाय ईच पार्टनर, रेशियो इन विच प्रॉफिट एंड लॉसेज आर शेयर्ड बाय द पार्टनर्स। नेक्स्ट आता है पार्टनर्स ने कोई कैपिटल या ड्राइंग लिया है, ठीक है, कैपिटल इन्वेस्ट की है या कोई ड्राइंग होता है पर्सनल यूज़ के लिए, बिजनेस से पैसा या कोई वस्तु निकालना, तो उसके ऊपर ब्याज, इंटरेस्ट ऑन लोन बाय पार्टनर टू द फर्म को पार्टनर ने कोई लोन दिया है तो उसके ऊपर इंटरेस्ट, इस कितना इंटरेस्ट देना है ये चीज़ें ऑलरेडी डिसाइड हो जाती हैं, सैलरी, कमीशन इफ पेबल टू पार्टनर, मेथड्स ऑफ कंप्यूटेशन एंड ट्रीटमेंट ऑफ सेल, गुडविल होती है ना, जो गुडविल उस वेरियस मेथड से कैलकुलेट होती है, तो ये ऑलरेडी डिसाइड हो जाता है कि आपने गुडविल को कैलकुलेट कौन से मेथड से करना है, ठीक है। मोड ऑफ सेटलमेंट ऑफ अकाउंट इन केस ऑफ रिटायरमेंट, अगर जो है वो पार्टनरशिप में किसी पार्टनर की डेथ हो जाती है या कोई रिटायर होना चाहता है तो उसके जो जितना भी बैलेंस है ना बकाया है उसकी सेटलमेंट हम कैसे करेंगे, ठीक है। मोड ऑफ सेटलमेंट ऑफ अकाउंट्स इन केस ऑफ डिसोल्यूशन, डिसोल्यूशन होता है समाप्ति, अगर जो है ए और बी बोलते हैं भाई हमने पार्टनरशिप बिजनेस को बंद कर देना है, अब क्लोज कर देना है, डिसॉल्व कर देना है, तो इसमें जो फंड लगा है वो तो हमें सेटल करना ही पड़ेगा, तो उसकी सेटलमेंट हाउ कैसे होगी, ठीक है, तो वो चीज़ इसमें डिसाइड होती है। उसके बाद बोला रूल्स इन एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, भाई देखो अगर आपने पार्टनरशिप डीड बनाई ही नहीं है तो आपके लिए क्या रूल है, तो सिंपल से रूल है द पार्टनर्स विल शेयर द प्रॉफिट एंड लॉसेज इन इक्वल रेशो, इंपॉर्टेंट है। इंटरेस्ट ऑन लोन, अगर जो है पार्टनर ने बिजनेस में लोन दिया है तो उसको फिक्स 6% के हिसाब से लोन मिलेगा, और बोला कि नो इंटरेस्ट इज अलॉड टू पार्टनर्स ऑन कैपिटल, कैपिटल होता है बिजनेस में इन्वेस्ट किया गया पैसा, तो उसके ऊपर पार्टनर्स को कुछ नहीं मिलेगा, नो इंटरेस्ट इज गिवन। उसके बाद नो पार्टनर इज टू गेट, और किसी भी तरह के पार्टनर को चाहे वो बिजनेस के लिए कोई काम करता है तो उसको ना कोई सैलरी मिलेगी ना कोई कमीशन मिलेगी फॉर पार्टिसिपेटिंग इन द बिजनेस। नो इंटरेस्ट विल बी चार्ज्ड ऑन ड्रॉइंग मेड बाय पार्टनर, अगर पार्टनर जो है पर्सनल यूज़ के लिए कोई गुड या कोई कैश जो है वो बिजनेस अकाउंट से निकालता है तो उसके ऊपर क्या होगा, कोई भी इंटरेस्ट उसको नहीं देना पड़ेगा। अब क्या है नेक्स्ट, अब हम कर रहे हैं फंडामेंटल अकाउंटिंग और पार्टनरशिप बिजनेस की बात। तो देखिए भाई जो हमारे पास सोल ट्रेड में क्या बनता था, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनता था, ठीक है, फिर बैलेंस शीट बनती थी, और हमने देखा है कि कंपनी अकाउंट में भी हमारे पास इनकम स्टेटमेंट बनती थी, ठीक है, और जो है हमारे पास जिसको हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बोलते थे और बैलेंस शीट बनती थी। अब जो हमारे पास पार्टनरशिप बिजनेस होता है ना उसमें हमारे पास प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनता है। तो क्या होता है ये प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट इज एन एक्सटेंशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दैट इज प्रिपेयर टू डिस्ट्रीब्यूट द नेट प्रॉफिट अमंग द पार्टनर, जो हमें टोटल प्रॉफिट हुआ है ना उस टोटल प्रॉफिट में से जो नेट प्रॉफिट जो डिस्ट्रीब्यूट करना है पार्टनर्स के बीच में उसकी एडजस्टमेंट्स को ये शो करता है। और ये एडजस्टमेंट क्या क्या होती हैं, पार्टनर से रिलेटेड एडजस्टमेंट होती है लाइक इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, कमीशन टू पार्टनर्स एट्सेट्रा, ठीक है। तो एक तरह से अगर हम बोलें तो पार्टनरशिप अकाउंट जो है वो कब प्रिपेयर किया जाता है, पार्टनरशिप अकाउंट बेसिकली बोला जाए तो इसको हम प्रिपेयर करते हैं कब, जब हमने डीड बनाई हो, है ना, पार्टनरशिप डीड बनाई है तभी तो एडजस्टमेंट करनी है, और डीड नहीं बनी है तो हमने बोला ना कैपिटल के लिए ऊपर कोई इंटरेस्ट नहीं होगा, ड्राइंग का कोई इंटरेस्ट नहीं, पार्टनर्स को कोई सैलरी नहीं, नो कमीशन, है ना, तो डीड बनी हो तो ये बनेगा, डेफिनेटली बनेगा। उसके बाद रूल्स इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, तो ये हमने डिस्कस कर लिए ऑलरेडी, है ना। इसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट ये भी हमने स्टडी किया। उसके बाद पर्पस क्या रहता है, पर क्यों बनाया जाता है ये, द मेन पर्पस ऑफ प्रिपेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट
Profit and loss appropriation account of a partnership concern is to calculate and distribute the divisible profit and loss. ठीक है, divisible कितना बांटना है, A एंड B दो पार्टनर है ना, दोनों के बीच में कितना प्रॉफिट एंड लॉस जो है वो डिस्ट्रीब्यूट करना है, उस चीज़ को फाइंड आउट करने के लिए. और इनकम टैक्स एंड ऑडिट रूल डज नॉट परमिट द पार्टनरशिप टू कंसिडर द अमाउंट ऑफ द बिजनेस एक्सपेंडिचर विच इज़ पेबल टू द पार्टनर्स. कहीं ना कहीं जो इनकम टैक्स के एक्ट हैं और ऑडिट का रूल है वो भी बोलता है भाई आप P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट जो है वो प्रिपेयर करिए. उसके बाद नेक्स्ट आता है इसका फॉर्मेट. जो इसके फॉर्मेट में हमारे पास 4 कॉलम होते हैं. पार्टिकुलर अमाउंट. पार्टिकुलर में जो है सबसे पहले टू ट्रांसफर टू रिजर्व. डेबिट साइड तो हमारे खर्चे ही आते हैं ना, जैसे कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल खर्चा है, पार्टनर्स को सैलरी दी खर्चा है, बोनस कमीशन दिया पार्टनर को खर्चा है, डेबिट साइड. और क्रेडिट साइड हमारी इनकम होती है, तो टोटल हमें जो प्रॉफिट हुआ था. उसके बाद ड्राइंग, बिजनेस से पर्सनल यूज़ के लिए अगर मैंने पैसा निकाला है ना, फिर उसके ऊपर मैं ब्याज दे रही हूँ तो बिजनेस के लिए इनकम है. और इसी तरह से फाइन, अगर पार्टनर को कोई फ़ाइन लगा है ना, जैसे कोई स्कूल होता है, स्कूल में बच्चों पे फाइन लग जाता है, तो स्कूल वालों के लिए मैनेजमेंट के लिए तो फ्री की फीस है, फ्री का पैसा है ना, तो फाइन फी इसमें आता है. ठीक है, इस तरह से ये बनता है. उसके बाद अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कैसे किया जाता है. कैपिटल कंट्रीब्यूटेड इन कैश, क्या आया कैश, और कहाँ गया पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट. शेयर ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में. और क्रेडिट, इनकम क्रेडिट होती है ना, किसके अकाउंट में क्रेडिट होगी, पार्टनर के अकाउंट में. शेयर ऑफ लॉस जो है वो डेबिट होता है, तो पार्टनर्स के अकाउंट में डेबिट हो जाएगा. किससे डेबिट होगा, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन से. इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के लिए ऊपर इंटरेस्ट दिया, तो क्या है बिजनेस के लिए जो है लॉस है, तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट हुआ. और पार्टनर्स के लिए इनकम है, तो उनको हमने क्रेडिट कर दिया. पार्टनर्स सैलरी जो है वो बिजनेस के लिए क्या है, बिजनेस के लिए लॉस है, तो इसलिए हमने प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट को डेबिट किया और पार्टनर्स करंट अकाउंट को क्रेडिट कर दिया. इसी तरह से इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन, तो इसको जो है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हम डेबिट करेंगे. और पार्टनर्स के लिए क्या है, इनकम है, तो उनको क्रेडिट कर देंगे. पार्टनर्स ड्राइंग, पार्टनर्स ने ड्रॉ किया, ठीक है, तो क्या है पार्टनर्स करंट अकाउंट को डेबिट करेंगे और पार्टनर्स ड्राइंग अकाउंट क्रेडिट कर देंगे. इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, बिजनेस के लिए इनकम है, लेकिन जो पार्टनर है उनके लिए लॉस है, तो लॉस पार्टनर्स करंट डेबिट. ठीक है, और क्रेडिट क्या करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. ठीक है, उसके बाद हमारे पास आता है मेथड्स ऑफ मेंटेनिंग कैपिटल अकाउंट्स ऑफ द पार्टनर. जो पार्टनर हैं उनके कैपिटल अकाउंट को हम कैसे जो है मेंटेन करते हैं, तो उसको मेंटेन करने के लिए हमारे पास दो मेथड हैं. एक तो है फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड, फर्स्ट इज फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड और सेकेंड वन इज फिक्स्ड कैपिटल मेथड. ठीक है, तो फिक्स्ड कैपिटल मेथड और फ्लक्चुएटिंग में फर्स्ट वन फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड को डिस्कस करते हैं. तो अंडर फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड ओनली वन अकाउंट, केवल एक अकाउंट प्रिपेयर किया जाता है, दैट इज आवर कैपिटल अकाउंट. अब ये फ्लक्चुएट क्यों होता है, ठीक है, क्योंकि बिजनेस में अगर आप कोई भी कैपिटल आ रही है उसके लिए एक ही अकाउंट लेके चले हो, तो सो मैनी पार्टनर्स, कभी ए आ रहा है, कभी बी आ रहा है, कभी सी आ रहा है. ठीक है, तो वो क्या है, वो बैलेंस जो है वो फ्लक्चुएट होता रहता है, इसलिए उसको फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट बोला जाता है. अब देखिए इसमें क्या बोला है इन्होंने, कैपिटल अकाउंट फॉर ईच पार्टनर इज मेंटेन्ड फॉर ऑल द ट्रांजेक्शन रिलेटिंग टू अ पार्टनर आर रिकॉर्डेड इन हिज कैपिटल अकाउंट. एज द रिजल्ट द बैलेंस ऑफ कैपिटल अकाउंट कीप्स फ्लक्चुएटिंग. और जो पार्टनर कैपिटल अकाउंट है उसको हम इस तरह से प्रिपेयर करते हैं, बैलेंस ब्राउट फॉरवर्ड और कैश ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, प्रॉफिट एंड लॉस. ठीक है, शेयर ऑफ लॉस डेबिट साइड, और इस साइड को हम जितनी भी इनकम्स होती हैं उसको हम दिखाते हैं. दूसरा जो है फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट होता है. फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट में जो अकाउंट का जो अमाउंट होता है ना वो वेरी नहीं करता है, वो कांस्टेंट रहता है टू सम लिमिट. ठीक है, अब क्या है, इसलिए हम इसको फिक्स्ड बोलते हैं. इसके अंदर हम दो अकाउंट प्रिपेयर करते हैं, एक होता है कैपिटल अकाउंट और दूसरा होता है करंट अकाउंट. अब कैपिटल अकाउंट जो है उसमें हम कैपिटल को रिकॉर्ड करके रख लेते हैं, और करंट अकाउंट में जो भी उसकी सैलरी है, आ रही है, जा रही है, इंटरेस्ट उसको मिल रहा है, जा रहा है, वो करंट में रख देते हैं. तो करंट अकाउंट का बैलेंस फ्लक्चुएट करेगा, लेकिन कैपिटल अकाउंट का बैलेंस जो है वो फ्लक्चुएट नहीं करता है. दैट्स वाई हम इसको जो है वो फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट जो है वो बोल देते हैं. नेक्स्ट हमारे पास आता है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट. पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इस तरह से प्रिपेयर होता है. ठीक है,
इस तरह से ये इसका फॉर्मेट रहता है। और करंट अकाउंट जो है, ठीक है, करंट अकाउंट कैसे, करंट अकाउंट में डेबिट साइड जो भी खर्चे एंड लॉस है और क्रेडिट साइड पार्टनर की जो भी इनकम है, ठीक है, उसको हम शो करते हैं। ये जो है बेसिक कैपिटल, फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट और फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट के बीच में डिफरेंस है। तो इसमें अगर मैं एक चीज़ आपको बताऊं तो यही है कि जो फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट है इसमें जो है कैपिटल, पार्टनर की कैपिटल और उससे रिलेटेड जितने भी खर्चे, एक्सपेंसेस एंड इनकम होती है उसको एक ही अकाउंट में जो है उसको अलग अलग अकाउंट में रखा जाता है, ठीक है। और फ्लक्चुएटिंग में क्या होता है, कैपिटल एंड जो भी इनकम एंड एक्सपेंडिचर होते हैं उनको अलग अलग अकाउंट में रखा जाता है। कैपिटल को एक अकाउंट में जो कि फिक्स्ड ही रहता है उसका अमाउंट, इसलिए जो फिक्स्ड नहीं रहता एक ही अकाउंट में इसको रखा जाता है, ठीक है। फ्लक्चुएटिंग में कैपिटल एंड इनकम एंड एक्सपेंडिचर को एक अकाउंट में रखा जाता है और फिक्स्ड में जो है कैपिटल को अलग अकाउंट में रखा जाता है, इसलिए इसका अमाउंट जो है वो फिक्स ही रहता है। और जो करंट अकाउंट होता है वो बनाया जाता है जितने भी इनकम एंड खर्चे होते हैं उनको मेंटेन करने के लिए। नेक्स्ट हमारे पास आता है कैपिटल अकाउंट, करंट अकाउंट। तो कैपिटल अकाउंट में कैपिटल को रखा जाता है, करंट अकाउंट में जितने भी इनकम एंड एक्सपेंडिचर ऑफ द पार्टनर्स हैं उनको रखा जाता है, ठीक है। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे वेरी इंपॉर्टेंट, कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के ऊपर कैसे जो है कैलकुलेट किया जाता है, तो ड्राइंग आर यूजुअली मेड बाय द पार्टनर एट रेगुलर इंटरवल्स, thus the interest on drawing is calculated with reference to the time period involved. It can be worked out by any one of the following method, ठीक है। देखो इसमें क्या है, व्हेन डेट्स ऑफ द ड्राइंग आर गिवन, जब ड्राइंग की डेट्स जो है नॉट गिवन, डेट्स आर नॉट गिवन, तो उसमें जो है जो हम फर्स्ट मेथड यूज़ करते हैं दैट इज़ अवर एवरेज पीरियड मेथड। और एवरेज पीरियड मेथड में हमारे पास जो फॉर्मूला यूज़ होता है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज इक्वल टू टोटल ड्राइंग इंटू रेट अपॉन 100 इंटू 6/12, ठीक है। तो उसके बाद नेक्स्ट आता है और दूसरा मेथड इसमें यूज़ होता है एवरेज रेट ऑफ इंटरेस्ट मेथड। इसमें हम क्या फॉर्मूला लगाते हैं, एवरेज। अब जो है हमारे पास एवरेज रेट दिया है ना, हमें निकालना नहीं पड़ेगा। जैसे कि जो एवरेज पीरियड मेथड था इसमें टोटल ड्राइंग रेट 100, ठीक है, इंटू 6/12 था। अब इसमें क्या है, हम क्या करेंगे, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज इक्वल टू टोटल ड्राइंग इंटू एवरेज रेट अपॉन 100। उसके बाद जब डेट्स जो हैं वो दी हुई हों, कि जैसे कि हमने जो है वो हर महीने के स्टार्टिंग में हम जो है वो ड्रॉ करते हैं पर्सनल यूज़ के लिए पैसा, या जो है हर क्वार्टर में जो है इस तरह से टाइम बताया हो, ठीक है। तो उसमें हम पहला मेथड यूज़ करते हैं प्रोडक्ट मेथड। प्रोडक्ट मेथड में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, टोटल ऑफ प्रोडक्ट इंटू रेट अपॉन 100, और अगर हम डेज वाइज निकाल रहे हैं तो इंटू 1/365, और अगर मंथ वाइज निकाल रहे हैं तो 1/12। और मंथली क्वार्टरली ड्राइंग हम कर रहे हैं तो उस केस में जो है हम लोग जो फॉर्मूला यूज़ करते हैं, जब हमने 12 महीने के पीरियड के लिए निकालना है तो, और महीने के बिगिनिंग में हम निकाल रहे हैं तो टोटल ड्राइंग इंटू रेट अपॉन 100 इंटू 6.5/12, और एंड में निकाल रहे हैं तो ड्राइंग इंटू रेट अपॉन 100 इंटू 5.5/12, और अगर मिडल ऑफ द एवरी मंथ निकाल रहे हैं तो ड्राइंग इंटू रेट अपॉन 100 इंटू 6/12। व्हेन ड्राइंग आर फॉर 6 मंथ पीरियड, जब ड्राइंग हम 6 महीने के लिए निकालते हैं तो क्या है, अगर महीने के शुरू में निकाल रहे हैं तो ड्राइंग इंटू रेट अपॉन 100 इंटू 3.5/12, और एंड में निकाल रहे हैं तो ड्राइंग इंटू रेट अपॉन 100 इंटू 2.5/12, और मिडल में निकाल रहे हैं तो टोटल ड्राइंग इंटू रेट अपॉन 100 इंटू 3/12। व्हेन ड्राइंग आर मेड क्वार्टरली ड्यूरिंग द पीरियड, अगर क्वार्टरली निकाल रहे हैं तो ड्राइंग इंटू रेट अपॉन 100 इंटू 7.5/12, और क्वार्टर जो है एंड ऑफ द एवरी क्वार्टर हम ड्रॉ करते हैं पर्सनल यूज़ के लिए पैसा, तो टोटल ड्राइंग इंटू रेट अपॉन 100 इंटू 4.5/12। अब देखिए इंटरेस्ट ऑन पार्टनर कैपिटल, अब देखो अगर डीड बनी है तब तो दिया जाएगा, अगर डीड नहीं बनी है तो नहीं दिया जाएगा। तो इसको हम कैलकुलेट कैसे करते हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज इक्वल टू अमाउंट ऑफ कैपिटल इंटू रेट अपॉन 100 इंटू टाइम, ठीक है। जैसे कि 6 महीने के लिए देना है तो 6/12। उसके बाद जो है इसमें हमारे पास जो है वो दो तरह के केस हैं, ये वही है, पार्टनरशिप एग्रीमेंट इज साइलेंट फॉर द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो क्या होता है, नो इंटरेस्ट विल बी अलाउड। और अगर पार्टनरशिप एग्रीमेंट है तो उसमें क्या होता है कि इन केस ऑफ लॉस, अगर लॉस है तो कोई इंटरेस्ट नहीं दिया जाता है, अगर प्रॉफिट है तो इंटरेस्ट दिया जाएगा, ठीक है। और इसमें जो है नेक्स्ट हमारे पास आता है सैलरी ऑफ कमीशन टू अ पार्टनर। सैलरी और कमीशन जब हम एक पार्टनर को देते हैं ये भी तभी देते हैं कि अगर हमारे पास जो है एग्रीमेंट बना हो, एग्रीमेंट बना है तब तो ठीक है, एग्रीमेंट नहीं बना है तो
कुछ नहीं मिलेगा पार्टनर्स को, ठीक है। तो एग्रीमेंट बना हो तो इसमें 2 कंडीशन होती है कमीशन को कैलकुलेट करने के लिए। कमीशन एज परसेंटेज ऑफ नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग सच कमीशन। अगर बिफोर चार्जिंग सच कमीशन है तो हम सीधा करेंगे नेट प्रॉफिट बिफोर कमीशन इंटू रेट ऑफ कमीशन अपॉन 100। और अगर कमीशन एज परसेंटेज ऑफ नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन हो तो उस केस में हम क्या करते हैं, नेट प्रॉफिट बिफोर कमीशन इनटू रेट ऑफ कमीशन बाई 100 प्लस रेट ऑफ कमीशन। आफ्टर चार्जिंग कमीशन है तो क्या करना है, इसमें रेट को भी प्लस कर देना है हमने। और उसके बाद हमारे पास आता है अकाउंटिंग ट्रीटमेंट। सैलरी और कमीशन जो है उसको हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में कैसे ट्रीट करते हैं। पार्टनर्स के लिए इनकम है ना, तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्रेडिट होगा, और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बिजनेस के लिए तो लॉस है तो उसको हम डेबिट करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट को। इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन टू अ फर्म। अब देखिए अगर पार्टनर ने लोन दिया है फर्म को, ठीक है, तो उसको रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या देंगे, अगर एग्रीमेंट बना है तब तो ठीक है, अगर एग्रीमेंट नहीं बना है ना तो उसको 6% पर एनम के हिसाब से जो है वो दिया जाएगा। अब गारंटी ऑफ मिनिमम प्रॉफिट टू अ पार्टनर। सम टाइम जो है किसी पार्टनर को हम बिजनेस में इन करते हैं ना तो हम उसको गारंटी दे देते हैं, भैया आपको इतना प्रॉफिट हम देंगे ही देंगे। तो उस केस में क्या होता है, लाइक ए एंड बी 2 पार्टनर है ना, इन्होंने सी को बोला था कि आपको 75 रुपये प्रॉफिट मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन क्या होता है कि ये जो है 1:1 रेशियो में अपने प्रॉफिट को शेयर करते हैं ए एंड बी। अब क्या होता है कि प्रॉफिट होता है, सी का हिस्सा बनता है 60, लेकिन उसको देने थे हमने 75 रुपये, तो बचा कितना 15। अब ये 15 क्या करेंगे, 15 में से 7.5 रुपये जो है वो ए देगा एंड 7.5 रुपये जो है वो बी देगा, ठीक है। तो इस तरह से हम इसको करते हैं। ये स्टेप्स में भी बताया है कि कैलकुलेट द एक्चुअल शेयर ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ गारंटीड पार्टनर फॉर द गिवन अकाउंटिंग पीरियड, और फिर कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ डेफिशिएंसी। डेफिशिएंसी अमाउंट होता है गारंटीड अमाउंट माइनस एक्चुअल शेयर ऑफ प्रॉफिट। और थर्ड में हम क्या करते हैं, डिस्ट्रीब्यूट द अमाउंट ऑफ डेफिशिएंसी अमंग द गारंटिंग पार्टनर इन द गारंटीड रेशियो। फिर हमने लास्ट 4th स्टेप में क्या किया कि डिस्ट्रीब्यूट द एक्चुअल जो हिस्सा आया उसको अमंग पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, और फिर उनसे रिकवर करके जो है वो गारंटीड पार्टनर को वो अमाउंट जो है वो दे देंगे। तो नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास आता है कैलकुलेशन ऑफ गुडविल। कैलकुलेशन ऑफ गुडविल जो है, गुडविल की हम बात करें तो एक रेपुटेशन की वजह से फर्म को जो प्रॉफिट होता है उसको गुडविल बोला जाता है, ठीक है। और गुडविल हमारे पास बेसिकली जो है ये अफेक्ट होती है बिजनेस की लोकेशन से, बिजनेस के नेचर से, उसके मैनेजमेंट एफिशिएंट है तो गुडविल अच्छी होगी। टाइम फैक्टर, बिजनेस जो है कितने टाइम पीरियड से रन हो रहा है, ठीक है, स्टार्टिंग में इतनी गुडविल नहीं होती है। मार्केट सिचुएशन कैसी है, अच्छी सिचुएशन है तो गुड, अगर सिचुएशन थोड़ी वर्स है तो गुडविल कम होगी। स्पेशल एडवांटेजेस, बिजनेस अगर स्पेशल एडवांटेजेस जैसे जो औरों के पास नहीं है, लाइक इंपोर्ट लाइसेंस, लो रेट है ना, इस तरह के सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, बहुत अच्छे एडवांटेजेस हैं, ट्रेडमार्क है अपना, ठीक है, तो गुडविल अच्छी होगी। अच्छा, गुडविल को वैल्यूएट करने की जरूरत क्यों पड़ती है और कब पड़ती है। वैल्यूएट करने की जरूरत पड़ती है देखने के लिए कि क्यों कौन कितनी रेपुटेशन लेके जो है बिजनेस को फ़ायदा दे रहा है। और कब पड़ती है, जब हम नए पार्टनर को ऐड करते हैं, किसी पार्टनर को रिटायर करते हैं, किसी पार्टनर की डेथ हो जाती है, फर्म हमारी बंद हो जाती है, या फिर फर्म जो है अमलगामेड हो जाती है, या तो जो है हम प्रॉफिट एंड शेयरिंग रेशियो में कुछ चेंज कर रहे हों, ठीक है। तो मेथड्स क्या हैं, मेथड्स हमारे पास 5 आते हैं। एवरेज प्रॉफिट मेथड, वेटेज एवरेज प्रॉफिट मेथड, सुपर प्रॉफिट मेथड, कैपिटलाइजेशन मेथड, और नेक्स्ट आता है हमारे पास प्रेजेंट वैल्यू मेथड। तो इसके बाद जो है देखिए हमारे पास जो एवरेज प्रॉफिट मेथड होता है ना, उसमें हम क्या करते हैं, एवरेज प्रॉफिट मेथड में हमारे पास फॉर्मूला होता है ये, गुडविल इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ ईयर्स, ठीक है, और परचेज। तो एवरेज प्रॉफिट हम कैसे निकालते हैं, जैसे कि हमारे पास क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है, इसमें जो है हमारे पास 5 सालों का जो है प्रॉफिट दिया है, तो इस प्रॉफिट का टोटल करेंगे डिवाइडेड बाई 5, और नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज 5 दिया है, ठीक है। तो देखिए ये क्वेश्चन जो है यहाँ पे सॉल्व हुआ है। टोटल प्रॉफिट ऑफ 5 ईयर्स डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ ईयर्स, ठीक है, तो हमारे पास एवरेज प्रॉफिट ये आ गया। गुडविल हम कैसे निकालेंगे, एवरेज प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ ईयर परचेस्ड, ठीक है, तो इसको मल्टीप्लाई किया तो दिस वन इज आवर गुडविल, ठीक है। तो इस तरह से जो है हम क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं एवरेज प्रॉफिट मेथड में, ठीक है। उसके बाद वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड आता है। तो वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड में हम क्या करते हैं, प्रॉफिट जो जिस ईयर में हुआ है ना उसको वेट देते हैं, और गुडविल निकालते हैं इसमें वेटेड एवरेज प्रॉफिट इनटू एग्रीड नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज। अब देखिए जैसे कि ये क्वेश्चन है, मैं क्वेश्चन में बताती हूँ सीधे। ये हमारे पास जो है वो 5 सालों का प्रॉफिट दिया है, ठीक है, और हमारे पास जो नंबर ऑफ
ईयर्स ऑफ परचेज दिए हैं वो 3 साल है। अब देखिए कैसे सॉल्व करेंगे, इसमें हम ईयर लिख लेंगे ना 2013 तक, फिर इनका ईच ईयर में जो प्रॉफिट आया वो, फिर इसको हम वेट कर देंगे, जैसे 1 2 3 4 5 ये, फिर प्रोडक्ट निकालेंगे 19,000 गुना 1, 23 गुना 2, 30,000 गुना 3, 22,000 गुना 4, 18,000 इंटू 5, ये आ गया। फिर इसका हमने प्रोडक्ट किया। अब क्या करेंगे, वेटेड एवरेज प्रॉफिट निकालेंगे। तो इस प्रोडक्ट को डिवाइड करेंगे किससे, 5 से नहीं करेंगे, बल्कि जो वेट है ना उसका टोटल करेंगे, जैसे यहाँ 15 आया, ठीक है, इससे। तो ये आ गया हमारे पास। फिर गुडविल हम निकालेंगे, नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज 3 साल थी, ठीक है, तो वेटेड एवरेज प्रॉफिट को 3 से जो है गुणा करेंगे, तो ये हमारे पास गुडविल की वैल्यू आ गई। उसके बाद सुपर प्रॉफिट आता है। सुपर प्रॉफिट क्या होता है, मैं नॉर्मली बताती हूँ कि हम मान के चलते हैं कि हमारा नॉर्मल प्रॉफिट इतना होगा, तो एक्चुअल प्रॉफिट हमारा कुछ और आ जाता है। तो एक्चुअल प्रॉफिट जब हमारा नॉर्मल प्रॉफिट से ज़्यादा होता है तो दिस इज नोन एज अवर सुपर प्रॉफिट। जैसे कि मेरे को एक्चुअल प्रॉफिट 10 हुआ, ठीक है, 10 लाख हुआ, मैं मान के चली थी कि मुझे 8 लाख होगा नॉर्मली, लेकिन 2 लाख ज़्यादा हुआ। क्यों हुआ, क्यों, जस्ट बिकॉज ऑफ रेपुटेशन ऑफ द बिजनेस, ठीक है, तो इसको हम सुपर प्रॉफिट बोलेंगे। तो सुपर प्रॉफिट मेथड में क्या करते हैं, हम सबसे पहले एवरेज प्रॉफिट को कैलकुलेट करते हैं, फिर हम जो है नॉर्मल प्रॉफिट निकालते हैं। नॉर्मल प्रॉफिट के लिए कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न फॉर्मूला होता है। फिर हम जो है सुपर प्रॉफिट कैलकुलेट करते हैं एवरेज प्रॉफिट में से नॉर्मल प्रॉफिट को माइनस करके, और जो सुपर प्रॉफिट आता है उसको नंबर ऑफ ईयर से जो है मल्टीप्लाई करके गुडविल कैलकुलेट कर लेते हैं। जैसे कि ये हमारे पास क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में हमारे पास क्या किया है कि बोला है कि कैपिटल एम्प्लॉयड 5 लाख है, और आपकी 1997, 98, 99, 2000 और 2001 की आपके पास प्रॉफिट दिया है। नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज 3 साल है, और रेट ऑफ रिटर्न 10% है। तो हम क्या करेंगे, इसमें हम क्या करेंगे, नॉर्मल प्रॉफिट निकालेंगे। सबसे पहले कैपिटल एम्प्लॉयड इंटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न अपॉन 100, 50,000 आ गया। एवरेज प्रॉफिट हमारे पास जो 5 सालों का प्रॉफिट दिया था उसका टोटल आया 3 लाख, डिवाइडेड बाई 5, तो 60,000 आ गया। सुपर प्रॉफिट निकालेंगे, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट 10,000 आ गया। फिर गुडविल आएगी 10,000, और नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज दिए 3, तो ये आ गया 30,000, ठीक है। उसके बाद कैपिटलाइजेशन मेथड हम 2 तरह से इसमें गुडविल को कैलकुलेट कर सकते हैं, एक तो एवरेज प्रॉफिट की हेल्प से और दूसरा सुपर प्रॉफिट की हेल्प से। एवरेज प्रॉफिट की हेल्प से देखिए हमारे पास ये स्टेप्स रहते हैं। सबसे पहले हम एवरेज प्रॉफिट को निकालते हैं, फिर हम जो है वो एवरेज प्रॉफिट की हेल्प से जो है वो हम कैपिटलाइज्ड एवरेज प्रॉफिट निकालते हैं, जो होता है एवरेज प्रॉफिट इनटू 100 अपॉन नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। उसके बाद जो है हम कैपिटल एम्प्लॉयड निकालते हैं, जो कि होती है टोटल असेट, और इसमें गुडविल की वैल्यू एक्सक्लूड होती है, और उसमें से लाइबिलिटीज़ को माइनस कर देते हैं। फिर हमारे पास जो है हम क्या करते हैं, जो हमारे पास यहाँ पे कैपिटलाइज्ड एवरेज प्रॉफिट आया है उसमें से हम कैपिटल एम्प्लॉयड को माइनस करते हैं, जो हमारे पास बचता है दैट इज अवर गुडविल। जैसे कि एक ये क्वेश्चन दिया है कि एक बिजनेस जो है वो एवरेज 1 लाख रुपए प्रॉफिट कमाता है, और उसका 10% जो है वो उसकी रेट ऑफ रिटर्न है, और बोला है कि उसकी जो वैल्यू ऑफ नेट एसेट है वो 8,20,000 है। तो देखिए एवरेज प्रॉफिट से जो है कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट निकल जाएगी, 1 लाख इंटू 100 अपॉन 10, 10 लाख आ गया। गुडविल कैपिटलाइज्ड वैल्यू माइनस नेट एसेट दी है 8,20,000, तो 1,80,000 आ गई। इसी तरह से कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड होता है, इसमें हम क्या करते हैं कि कैलकुलेट करते हैं कैपिटल एम्प्लॉयड ऑफ द फर्म, ठीक है, और उसके बाद जो है हम करते हैं रिक्वायर्ड प्रॉफिट एट ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला, प्रॉफिट इज इक्वल टू कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न अपॉन 100। फिर कैलकुलेट करते हैं एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट पास्ट ईयर, ठीक है, और उसके बाद हम सुपर प्रॉफिट निकालते हैं। उसके बाद जो है हम जो है गुडविल निकाल लेते हैं। कैसे निकालते हैं, सुपर प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। देखिए ये क्वेश्चन है हमारे पास, इसमें हमारे पास दिया हुआ है 4 ईयर्स का प्रॉफिट, उसके बाद दी हुई है हमारे पास बिजनेस की असेट और आउटसाइड लाइबिलिटीज, और नॉर्मल प्रॉफिट नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है 6%, ठीक है। तो जैसे सबसे पहले एवरेज प्रॉफिट निकाला हमने, 4 सालों का प्रॉफिट प्लस डिवाइडेड बाई 4, ठीक है, और 45 आ गया। फिर कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे निकालते हैं, टोटल असेट, इसमें गुडविल की वैल्यू इंक्लूड नहीं है, इसमें से आउटसाइड लाइबिलिटीज माइनस की, तो ये आ गया हमारे पास। फिर हम नॉर्मल प्रॉफिट ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड निकालेंगे, कैसे, ये हमारे पास जो है यहाँ पे कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू रेट, ठीक है, अपॉन 100 ये आ गया। फिर सुपर प्रॉफिट हमारा है 45,000, ठीक है, तो 45,000 जो एवरेज प्रॉफिट माइनस इसमें से हम जो नॉर्मल प्रॉफिट है 30,000 उसको माइनस करेंगे, 15,000 प्रॉफिट आ गया। गुडविल निकालेंगे 15,000 इंटू 100 अपॉन रेट, ठीक है, 6%, 2,50,000 आ गया। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ सुपर प्रॉफिट, इसमें क्या होता है कि हम सबसे पहले जो है वो सुपर प्रॉफिट, ठीक है,
वो कैलकुलेट करते हैं, फिर एक रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न चूज़ करते हैं, फिर उसकी प्रेजेंट वैल्यू लेते हैं, फिर प्रेजेंट वैल्यू को प्रॉफिट से मल्टीप्लाई करते हैं, फिर प्रोडक्ट निकालते हैं और इस तरह से हमारे पास वैल्यू ऑफ गुडविल आ जाती है। जैसे कि एक फर्म का दिया है 5 सालों का प्रॉफिट, ठीक है, और बोला है कि वो 10% वैल्यू पे जो है वो उसका ईयर और ये फैक्टर दिया हुआ है, ठीक है, ये गिवन है, टेबल वैल्यू गिवन है हमारे पास, और टोटल असेट्स उसकी है 10 लाख और लाइबिलिटीज़ हैं उसकी 2 लाख की। अब देखिए हमारे पास प्रॉफिट दिया है ना, पहला दूसरा तीसरा चौथा 5वें साल का, फिर हमने नॉर्मल प्रॉफिट ये दिया है 80,000, ठीक है, फिर हमने सुपर प्रॉफिट निकाल लिया ना, ये 20,000 40,000 इस तरह से। फिर हमने क्या किया, प्रेजेंट वैल्यू 10% पे जो हमारे पास अमाउंट दिया है ना, पॉइंट वैल्यू दी है ये 10% पे, पहले साल में 0.9091, दूसरे में ये, तीसरे में ये, चौथे में ये। हमने क्या किया फिर उसके बाद जो है दिस अमाउंट को इस अमाउंट से मल्टीप्लाई किया, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, इनको इनको इनको, फिर हमारे पास ये आया, ये आया, ये आया, ये आया और ये आया। इन सब का हमने टोटल किया ना, प्लस दिस वन प्लस दिस प्लस दिस प्लस दिस, तो ये आ गया, ये होगी हमारी भी वैल्यू ऑफ गुडविल। ठीक है, सो थैंक यू ऑल।